गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र भारत के भूगोल के अंतर्गत भारतीय मानसून का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय है भारतीय मानसून। सबसे पहले हम मानसून का अर्थ देखेंगे। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ मौसमी पवने होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब नाविकों ने अरब सागर में चलने वाली मौसमी पवनों के लिए किया था, जो 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चला करती थी। ऋतु परिवर्तन के साथ ही इनकी दिशा में भी पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। अतः इन पवनों की प्रमुख विशेषता ऋतुओं के साथ पवनों का विपरीत दिशा में गमन है। मानसून पवनों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जल और स्थल खंडों की असमान तपन है, यानी जल और स्थल खंडों पर जो तापमान का असमान वितरण है, उसके कारण ये पवनें चलती हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ मानसूनी पवनें अपनी दिशा में 180 डिग्री तक का परिवर्तन करती है। उष्णकटिबंधीय व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में ही प्रत्येक मौसमी परिवर्तन के साथ इन हवाओं की दिशा बदल जाती है। अतः मानसूनी पवनों में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसूनी पवनों की दिशा तथा वर्षा करने की क्षमता में परिवर्तन आता है। अब इसमें जैसे दिशा की बात हुई है कि जो मानसूनी पवनें हैं वे पहले 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा फिर 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चला करती है। अगर हम इस दिशा को समझें तो जैसे दिशा के आधार पर हम देखें, हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती है, जिसमें हम अगर मानचित्र पर ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पर हमारी उत्तर दिशा होती है नॉर्थ, नीचे हमारी साउथ होती है यानी दक्षिणी दिशा, और फिर हमारी ईस्ट पूर्व दिशा, और फिर वेस्ट यानी पश्चिमी दिशा। लेकिन अगर हम मानसून पवनों की दिशा देखें, ना तो वो उत्तर से दक्षिण है, ना ही दक्षिण से उत्तर की ओर उनकी दिशा है, और ना ही पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर है, बल्कि उनकी दिशा जो है वो हमारी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि जो दिशाएं होती हैं उसमें जैसे उत्तर डैश पूर्व, तो इसका अर्थ हुआ जो हमारी उत्तर दिशा है और पूर्व दिशा है, इसके मध्य वाला जो भाग है, यानी अगर हम उत्तर पूर्व की ओर देखें जो दिशाएं चलेगी वो हमारी उत्तर पूर्व, यानी यहाँ से इस साइड दक्षिण पश्चिम, ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाता है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं। उसके साथ फिर बाद में, क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन के साथ इनकी दिशाएं पूर्ण रूप से बदल जाती है, यानी बिल्कुल विपरीत चलने लगती हैं। 180 डिग्री के अंतर पर ये वापस मुड़ जाती है। तो इनकी दिशा जब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम थी, तो बाद में इनकी दिशा जो अगले 6 महीने होगी वो क्या होगी, हमारी दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर चलने लगेगी। तो ये हमारी जो हवाएं हैं ये ऋतु परिवर्तन के साथ ये हवाएं चलती हैं। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप
तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में भी वर्णन किया जा सकता है। अगर हम देखें, गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 50 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपर्युक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान से 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। उदाहरण के लिए, केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहाँ रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाता है। हिमालय में वर्षण यानी वर्षा जो है मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षा जल की बूंदों के रूप में होती है। इसी प्रकार केवल वर्षा के प्रकारों में ही अंतर नहीं, बल्कि वर्षा की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर से कम होती है। उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर की दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। अतः हम देखें तो भारत की जो मानसूनी जलवायु है उसमें बहुत ही विविधता पाई जाती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। हेली 1686 द्वारा प्रतिपादित प्राचीन तापीय विचारधारा के अनुसार मानसूनी पवने बड़े पैमाने पर स्थलीय एवं जलीय पवने हैं, जो ऋतु क्रम से स्थल एवं समुद्र की ओर चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में अधिक सूर्य तप के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत के स्थलीय भाग सागर की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, जिससे स्थल भाग न्यून दाब के केंद्र बन जाते हैं। तब सागरों की ओर से स्थल की ओर पवनें चलती हैं। इसके विपरीत शीत ऋतु में स्थल पर कम तापमान के कारण
उच्च वायुदाब एवं समुद्र पर निम्न वायुदाब केंद्र बन जाता है, जिस कारण पवनें स्थल भाग से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। ऋतु परिवर्तन के कारण पवनों की दिशा में 180 डिग्री का पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, या पवनें ऋतु परिवर्तन के कारण विपरीत दिशा में चलने लगती है। अब है मानसून उत्पत्ति का अभिनव सिद्धांत। मानसूनों की उत्पत्ति की नवीनतम विचारधारा ऊपरी वायुमंडल, जिसे सौभमंडल कहते हैं, में जेट नामक संवहन धाराओं पर आधारित है। कोटेश्वरम, फलोन, रमन व रामनाथन, रामा रत्ना, रामास्वामी, अनंत कृष्णन आदि भारतीय विद्वानों तथा मोनेक्स नामक संयुक्त भारतीय रूसी अध्ययन दल की खोजों ने मानसूनों की उत्पत्ति पर नया प्रकाश डाला है। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित नवीन जो संकल्पना है जेट स्ट्रीम, इस संकल्पना के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति का संबंध ऊपरी वायुमंडलीय पवन संचार से है। मानसूनों की उत्पत्ति में तिब्बत का पठार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समुद्र तल से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित यह पठार सूर्य की किरणों से तप्त होकर हीटर का कार्य करता है। इसके फलस्वरूप इन अक्षांशों में धरातल एवं सौभमंडल के मध्य वायु का एक आवर्त स्थापित हो जाता है। सौभमंडल में उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट तथा उपोष्ण कटिबंधीय पछवा जेट आंधियाँ और तूफान निश्चित क्रम से चला करते हैं। वायुमंडल की वाष्पयुक्त पवनें ऊपरी सौभमंडल में पहुंचती है तथा अनेक दिशाओं में फैल जाती है। तत्पश्चात इन पवनों का एक सुनिश्चित प्रवाह जेट धारा के रूप में निम्न सौभमंडल में पहुंचता है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर यही धाराएं द्रवीभूत होकर धरातल पर वर्षा करती है। कोटेश्वरम के अनुसार पूर्वा जेट पवनों की प्रकृति पर ही ग्रीष्मकालीन मानसून निर्भर करता है। ये जेट पवनें तिब्बत के पठार पर होने वाले ग्रीष्मकालीन विकिरण द्वारा प्रभावित होती हैं। ग्रीष्मकाल में तिब्बत का पठार जितना अधिक तपता है उतनी पूर्वी जेट धाराएं शक्तिशाली होती है तथा निम्न अधोमंडल में पहुंचकर भारी वर्षा करती है। यानी जो तिब्बत का पठार है वो ग्रीष्मकाल में जितना अधिक तापमान प्राप्त करेगा तो उतना ही अधिक वहाँ पर जो है वायुदाब जो है निम्न होगा, और निम्न वायुदाब होगा क्योंकि वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। संबंध जहाँ पर अधिक तापमान होता है वहाँ पर वायुदाब कम होगा, और जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर वायुदाब उच्च होता है, और हवाएं हमेशा जो हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो इसी कारण जैसे ही तिब्बत का पठार अधिक गर्म होकर निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा तो उसकी ओर जो पूर्वी जेट धाराएं हैं वे तीव्र गति से प्रवाहित होंगी। कोटेश्वरम के इन विचारों की पुष्टि मोनेक्स अध्ययन दल ने भी की है। अरब सागर में ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा की अनियमितता का अध्ययन करते हुए इस दल ने स्पष्ट मत दिया कि जिस वर्ष उत्तरी पूर्वी पवन मंद होती है तभी दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी शक्तिहीन होता है। तिब्बत का पठार जितना अधिक गर्म होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून उतना ही अधिक सक्रिय होता है। यानी सक्रिय क्यों होगा दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है?
क्योंकि तिब्बत का पठार अधिक तापमान के कारण, अधिक गर्म होने के कारण निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, और जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है वे हमारे उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं। तो उच्च वायुदाब से जो हवाएं हैं वो निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है। अब है मानसून को प्रभावित करने वाली अन्य जो ग्रहीय दशाएं हैं, जिसमें नंबर 1 है मई के महीने में यदि उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब रहता है तो उत्तरी भारत में प्राय प्रति चक्रवातीय पवनें उत्पन्न हो जाती हैं। फलस्वरूप भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब के होते हुए भी मानसून पवनें अधिक संगठित नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में भारतीय मानसून तंत्र कमजोर रह जाता है। जैसे कि एक शब्द है इसमें प्रति चक्रवातीय पवनें, आपने चक्रवात पढ़ा है और उसके विपरीत होता है प्रति चक्रवात। चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर होता है कि चक्रवात में, क्योंकि हमने जाना है कि जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो चक्रवात में क्या होता है कि चक्रवात का जो केंद्र होता है वो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, और जो उसके परिधि के ओर चारों ओर का क्षेत्र है वो उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। यानी चक्रवात के अंदर जो केंद्र होगा वहाँ पर उच्च वायुदाब होगा, और उसके परिधि पर चारों ओर जो केंद्र होगा उस पर अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब होगा, और जो चारों ओर का परिधीय क्षेत्र है वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा। तो हवाएं जो हैं वो क्या होगी, फिर हवाएं जो हैं परिधि से केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर चलेंगी। तो ये होते हैं हमारे चक्रवात, और प्रति चक्रवात इसके विपरीत होता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि जो केंद्र होता है वहाँ पर निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, और जो परिधीय क्षेत्र है वो हमारा निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। तो जब केंद्र में उच्च वायुदाब हो जाएगा और उसके चारों तरफ जो है निम्न वायुदाब होगा, तो हवाएं क्या होगी, केंद्र से बाहर की ओर चलेंगी, यानी उसके जो चक्रवात है उसकी उल्टी चलेंगी। तो प्रति चक्रवात जो है, प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, जबकि चक्रवात में बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। नंबर 2, यदि मार्च व अप्रैल के महीने में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है तो भारतीय मानसून अधिक गतिशील होता है, क्योंकि इस वायुदाब से दक्षिण पूर्वी अस्थायी पवनें अधिक प्रबल हो जाती है तथा भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम मानसून की वृद्धि करती है। अब जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है, अगर हम देखें ग्लोब के ऊपर हमने समझा था कि जो हमारा पृथ्वी है उसके मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है, और इसके ऊपर का जो भाग है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इसमें जो हमारी दक्षिण गोलार्ध की पवनें हैं जिनकी जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्व से जो हवाएं दक्षिण गोलार्ध में चलती है व्यापारिक हवाएं, और फेरल के नियम के अनुसार जैसे ही ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती है, भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशाएं जो हैं हमारी दक्षिण से पश्चिम हो जाती है। तो अगर हम देखें जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं दक्षिण गोलार्ध के अंदर उन्हीं का विकसित रूप है। नंबर 3, यदि अप्रैल मई के महीनों में भूमध्य रेखा क्षेत्र में जंजीबार के निकट पूर्वी अफ्रीका तट पर अधिक वर्षा होती है तो भारतीय मानसून निर्बल पड़ जाता है, यानी भारतीय मानसून जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा का अर्थ है शांत खंड की पेटी में अधिक तेज संवहनी धाराओं का उत्पन्न होना तथा इन धाराओं द्वारा
दक्षिण पश्चिमी स्थायी पवनों के उत्तर की ओर जाने में बाधक होना, जिसके कारण भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है। नंबर 4 है, जिस वर्ष उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में मई के महीने तक भारी हिमपात होता रहता है, उस वर्ष वहाँ उच्च वायु दाब की दशाएं उत्पन्न होने से प्रति चक्रवातीय पवनें चलने लगती है और मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। इसके विपरीत जिस वर्ष दक्षिणी गोलार्ध में हिमपात होता है, उस वर्ष मानसून अधिक शक्तिशाली होता है। और लास्ट है नंबर 5, दिल्ली में 1990 में मानसून विश्लेषण एवं लंबी अवधि की भविष्यवाणी के लिए जो कंप्यूटर व्यवस्था स्थापित की गई है, उसी के अनुसार भारतीय मानसून की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले 24 तंत्र विकसित किए गए हैं। इनमें से जिस वर्ष 16 या 16 से अधिक तंत्र अनुकूल रहेंगे तो मानसून उस वर्ष अधिक प्रभावी रहेगा, अन्यथा उसकी अविश्वसनीयता बढ़ती जाएगी। तो ये था हमारा जो मानसून है उसकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। और इसमें मुख्यतः हमारा जो नवीनतम सिद्धांत है वो हमारा जेट स्ट्रीम की संकल्पना। अब इसी में आगे हमारा अल नीनो प्रभाव। अल नीनो जो प्रभाव है वो ऐसी परिघटना है जिससे प्रशांत महासागर के तापमान में भारी परिवर्तन होता है और अल नीनो के प्रभाव से भारतीय जो मानसून है वो भी इससे प्रभावित होता है। इसी के प्रभाव से कभी कभी भारतीय मानसून जो है वो देरी से पहुंचता है या पूर्ण रूप से ही कमज़ोर रहता है। तो अल नीनो प्रभाव क्या है इसको हम समझेंगे। अल नीनो प्रभाव या अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो एक ऐसी परिघटना है जो प्रशांत महासागर के तापमानों में भारी परिवर्तन से संबद्ध है। यह जटिल मौसमी परिघटना 2 से 7 वर्षों के अंतराल पर होती है तथा विश्व में सूखा, बाढ़ तथा अन्य मौसमी अतिरेक उत्पन्न करती है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ है शिशु मसीही, क्योंकि यह परिघटना क्रिसमस के समय होती है, इसीलिए इसको शिशु मसीह या बालक मसीह कहते हैं। इस परिघटना के अंतर्गत पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट गर्म धारा उत्पन्न होती है जो ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, भारत, कनाडा आदि की मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। इसके प्रभाव से पेरू तथा मध्यवर्ती प्रशांत महासागरीय द्वीपों में भारी वर्षा होती है, जबकि भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि में सूखा या वर्षा की कमी होती है। इससे पेरू तथा इक्वेडोर में आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय आपदाएं भी उत्पन्न होती है। ऋतु परिवर्तन के अतिरिक्त वैश्विक जलवायु में भी अनेक परिवर्तन अल नीनो से ही संबंध है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्व अनुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990-91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में देरी हो गई थी। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखीय
उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरू धारा अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं, जिसमें नंबर 1 है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। नंबर 2 है समुद्र जल के वाष्पन में अनियमितता। और लास्ट है नंबर 3 प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। अतः जो एल नीनो है वो भारत के मानसून को प्रभावित करता है। कभी इसके प्रभाव से मानसून जो है वो देरी से पहुंचता है।